नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उनका कहना है कि गुरुओं के चेला ही डुबोते हैं लुटिया, चाहे नेताओं के हो या बाबाओं के। इसलिए चेलों के चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ दो लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, एक बालाजी की और दूसरी स्वयं की। बता दें कि बाबा अपने बागेश्वर धाम के चेलों से बहुत परेशान हैं। हाल ही में बाबा के चेलों पर रुपए लेकर बाबा से भेंट कराने के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर बाबा बागेश्वर को ये बात पता चली तो वो अपने चेलों से बहुत नाराज हुए, जिसको लेकर बाबा को चिंता है कहीं इन चेलों की हरकत से उनकी लुटिया ना डुबा दी जाए। वहीं अपने चेलों को तो चेतावनी दे ही रहे हैं, साथ ही अपने भक्तों को सलाह देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हमारे चेलों से सतर्क रहना। वर्तमान समय में एक बात धाम को बहुत गंभीरता पूर्वक धाम के चेलों को समझनी चाहिए। जितने भी गुरुओं की लुटिया डुबाई है, चेलों ने डुबाई। नेतन की जितनी भी लुटिया डूबी है, उनके अगल बगल वाले रहवे वाले, एक चमचा शब्द कहना उचित नहीं होगा। क्या कहा जाएगा उन्हें? वो तो अनुचित होगा, वो तो गलत होगा, है अच्छा नहीं लगेगा, वो तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अति विशिष्ट सहायक नेतन की लुटिया सहायकों ने डुबाई, गुरुओं की लुटिया चेलन ने डुबाई। चेला तो होता नहीं है, प्रभाव के कारण कई चेला बन जाते। भजन भजन तो होता नहीं है, माला जब तो करते नहीं है, बस पहन ली लुंगी, लगा लौटी तो गुरु जी के चेला है। वर्तमान समय में वहीं नेपा मिल गेट से एडमिन ऑफिस तक नेपा नगर सेवा निवृत्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की प्रमुख मांग नगर की 1665 एकड़ वन भूमि राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने की है, जिसे लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे सेवानिवृत्त कर्मचारी और आमजन नेपा मिल गेट पर जमा हुए। साथ ही रैली नेपा मिल गेट से निकलकर मिल के एडमिन ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमडी को ज्ञापन सौंपा। यहां से सभी अंबेडकर चौराहा रैली के रूप में वापस पहुंचे और तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा गया। सांसद और विधायक को भी इससे अवगत करने के लिए ज्ञापन भेजा गया। संगठन के अनुसार ये सबसे बड़ी और अहम मांग है, जिसका सीधा संबंध नेपा नगर के विकास के साथ है। वहीं 1665 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नेपा नगर की वन भूमि होने के कारण आमजन को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए जरूरी है कि वन भूमि राजस्व भूमि में कन्वर्ट हो, जिससे नेपा नगर के युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। साथ ही नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो पाएगा, नगर की जनता का पलायन रुकेगा, प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिलने लगेगा। मुख्य उद्देश्य है ये नेपा नगर फॉरेस्ट लैंड पे है, जिसके कारण स्टेट विभाग के अंतर्गत आता है। ये स्टेट विभाग से इस नेपा नगर को निजात दिलाई जाए, फॉरेस्ट विभाग से इस नेपा नगर को निजात दिलाई जाए, जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का प्राप्ति नेपा नगर वासियों के लिए हो, प्रत्येक नागरिक को मिले, वो जो हमें आज नहीं मिल रही है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मंडी का निर्माण, अस्पताल का निर्माण हमको बाहर करना पड़ा है, एसडीएम ऑफिस हमको नेपा नगर क्षेत्र से बाहर करना पड़ा है। इस कारण हम ये चाहते हैं कि नेपा नगर में नेपा स्टेट एरिया हटकर राजस्व एरिया बन जाए, नगर पालिका क्षेत्र बन जाए। नेपा मिल को हम लोग प्रति माह पैसे देते हैं, जिसका उपयोग वो क्या करती क्या नहीं करती नहीं मालूम। यदि यही पैसा हम नेपा नगर पालिका को देंगे तो हमको और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी। मुख्य उद्देश्य है ये नेपा नगर फॉरेस्ट लैंड पे है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। रूपावई गांव में चल रही फैक्ट्री से पुलिस ने 12 देसी कट्टे और हथियार बनाने का भारी सामान बरामद किया है। वहीं इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 मुख्य कारीगर अभी फरार हैं। बता दें कि भिंड पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अमलेंडी तिराहे पर अवैध हथियार लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। थाना प्रभारी बरोही अतुल भदौरिया ने टीम के साथ मौके पर दबिश दी और एक व्यक्ति को होंडा साइन मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग से 4 देसी कट्टे और 3 कारतूस भी बरामद हुए। वहीं भिंड पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा भी की है। तो भिंड पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के लिए एक सख्त संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है। 21 तारीख को
भिंड पुलिस के द्वारा एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इसमें बरहुई प्रभारी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अमलेडी तिराहे पे खड़ा है। इसको चेक किया गया तो उसके बैग में 4 जो देसी बने हुए वेपन्स थे, कट्टे थे, वो बरामद किए और 3 बुलेट्स थी। एक टीम गठित की गई जिसमें और डिटेल में पतारसी की गई, तो पता चला कि टोटल उसके अलावा 2 लोग और बनाने वाले और 3 अन्य लोग थे जो सहयोगी थे। इसमें ये बनाने वाला कारीगर किशनी से लेके आते थे, बुलाते थे उसको, जो वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है, और उससे 50,000 रुपए महीना में लेके आए थे। इनके द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री 19 सितंबर से चालू थी और 7 अक्टूबर तक इन्होंने करीब 22 हथियार बनाए हैं। 17 हथियार बनाने वालों को या जिनके पास उपलब्ध है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक अपराधी अभी जेल में है जिसके पास 5 अवैध हथियार होना बताया गया है। तो इस पूरी कार्रवाई में हमारे जो जिले के डीएसपी हेडक्वार्टर हैं, दीपक हैं, एसडीओपी जो रविंद्र भास्कले हैं, अतुल भदौरिया है, सतवीर है, और बाकी जितनी भी हमारी टीम है उसकी बड़ी सराहनीय योगदान रहा। वहीं बुधनी घाट क्षेत्र में एक बार फिर पानी का अकाल गहराता जा रहा है। नगर परिषद की लापरवाही से लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। बता दें कि वार्ड क्रमांक 10 अदालत कॉलोनी, मॉर्निंग मोहल्ला और अन्य बस्तियों में नलों से पानी न आने से नागरिकों को दूर दूर खेतों और निजी बोरिंगों से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। वहीं कई परिवार नर्मदा घाट पर स्नान करने को मजबूर हैं और बच्चे तक पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर परिषद और जल विभाग के अधिकारी इस स्थिति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। टूटी हुई पाइपलाइनें जिनकी मरम्मत एक दिन में हो सकती है, उन्हें जोड़ने में 8-8 दिन लगा दिए जाते हैं, जिससे जल संकट और गहराता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए की लागत से जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए थे। वहीं आज भी नगर परिषद बुधनी की लापरवाही के चलते लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो नगर परिषद की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बुधनी घाट पर पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी पानी के लिए दूर दूर तक जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे पानी ढोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टूटी पाइपलाइन यहाँ पर लंबे समय से देखी जा रही है और नगर परिषद की लापरवाही साफ तौर पर उजागर हो रही है। लोग दूर दूर बोरिंग के माध्यम से पानी जुटाते हैं और उसके बाद अपनी जल आपूर्ति करते हैं, लेकिन जल आपूर्ति के लिए इस तरीके का रोज का परिश्रम इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे भी दूर दूर से पानी ढोते हुए नजर आते हैं। होली का त्यौहार है, हम लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरी जगह से पानी भर भर के ला रहा है, नगर पालिका कोई ध्यान ही नहीं देती। प्रशासन क्या मालूम क्या करता रहता है, वो बिल पूरा लेता है, पैसे पूरे लो। ये ऐसा है तो फिर बिल क्यों देते हैं? मामला है कि हर कभी लाइन उड़ जाती है, 4-4 दिन पानी नहीं आता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था हो नगर पालिका में तो टैंकर खड़ा करवा दिया जाए, मगर टैंकर की व्यवस्था भी नहीं है। और 4-5 दिन बाद अभी नल नहीं आए, अभी भी व्यवस्था भंग पड़ी है, जनता परेशान हो रही है। ये क्या है? आज भी नल नहीं चले? आज भी नल नहीं चले हैं। तो पानी कहाँ से ला रहा है? पानी लोगों के भीख मांग रहा है, भैया ट्यूबवेल चला दो या तुम्हारा पानी भरना है मामला। वहीं यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन के ऊपर राजकीय रेलवे पुलिस ने छठ पूजा को देखते हुए सतर्कता को बढ़ा दिया है। बता दें कि रेल आने वाले यात्रियों के सामान की जांच कर रही है और वहीं राजकीय रेलवे पुलिस इंचार्ज श्याम सिंह ने बताया कि उन्होंने बोधराज एसआई राजेंद्र कुमार, राकेश कुमार, संजीव कुमार और रजनी देवी पुलिस कर्मचारियों के साथ छठ पूजा के त्यौहार को देखते हुए हर आने जाने वाले यात्री के सामान की जांच की है, जिससे कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके। उन्होंने बताया कि कई असामाजिक तत्व छठ पूजा मेले में होने वाली भीड़ का फायदा उठाकर नशीले पदार्थों की सप्लाई करने का कार्य करते हैं। उन्होंने यात्रियों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी खाने पीने का सामान ना ले और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जीआरपी को सूचना दे। वहीं उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। तो छठ पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती के साथ रेलवे स्टेशन पर जुटा हुआ है। हर आने जाने वाले यात्री के सामान की सघन चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और उसी लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। लगातार देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन
रेलवे पुलिस के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। साथ ही साथ लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई किसी भी चीज़ का सेवन ना करें और सतर्कता बरतें, ताकि त्योहारी सीज़न में किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों की जो हरकत है उन पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साथ त्योहारी सीज़न में नशीले पदार्थों की खेप भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, जिसकी तलाश में लगातार जीआरपी पुलिस और रेलवे पुलिस यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस, जीआरपी की टीम लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। लोगों से भी बातचीत की जा रही है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी सावधानी बरतें और किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु की जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जो भी किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मुहैया कराएगा, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। वो समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे और भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने रैली में भीड़ से मोबाइल फ्लैशलाइट जलाने का आग्रह करते हुए कहा कि जब इतनी रोशनी है तो क्या हमें अब भी लालटेन की ज़रूरत है। ये आरजेडी के चुनाव चिन्ह का सीधा कटाक्ष था। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला रोजगार योजना को व्यापक समर्थन मिल रहा है। एनडीए सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए उनके बैंक खाते में 10,000 रुपये की मदद भेजी है। मोदी ने आश्वासन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर के बाद एनडीए की सरकार बनने पर यह प्रोत्साहन और बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके प्रचार में जंगल राज की याद आती है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन वाले अभी से छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकियां दे रहे हैं और झूठ के लिए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस रैली में मोदी ने बिहार के नौजवानों और महिलाओं को सीधे जोड़ते हुए एनडीए सरकार की सफलताओं और योजनाओं का जोरदार प्रचार किया। साथ ही विपक्ष पर कटाक्ष कर राजनीतिक मुकाबले को और तेज कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के मद्देनजर अब पूरी ताकत झोंकते हुए आज नजर आए हैं। समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में आरजेडी की ज़रूरत किसी को नहीं है। रोशनी इतनी ज़्यादा है कि अब लालटेन की ज़रूरत किसी को नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में पहले जंगल राज था, अब बिहार की राजनीति में नया उजाला देखने को मिल रहा है। एनडीए की तरफ से जो तमाम योजनाएं चला रही है उनका और ज़्यादा विकास जब एनडीए की सरकार एक बार पुनः बिहार में बनेगी उसके बाद किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो तमाम जन सरोकार की योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं बिहार में, उनको और व्यापक स्तर पर लाया जाएगा। साथ ही साथ लोगों की भलाई के लिए इसी तरह से एनडीए जुटी रहेगी। तो विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के वासियों को संबोधित करते हुए एनडीए को जीत दिलाने का आह्वान किया। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष की तमाम कमियों को उजागर करते हुए एनडीए की तमाम उपलब्धियां लोगों के बीच में रखी। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके साथ। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। तो वहीं त्योहारों के बीच देश भर में सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। ऐसे ही माहौल में दिल्ली और भोपाल की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया है। जानकारी मिली है कि दोनों आईएसआईएस से जुड़े थे और फिदाइन हमले की ट्रेनिंग और आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग के आखिरी दौर में थे। मतलब अगर समय रहते इन्हें पकड़ा नहीं हुआ होता तो कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि इनकी योजना किसी बड़े हमले की तरफ इशारा कर रही थी। अभी पूरी जांच चल रही है, सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं और सबूत जुटा रही हैं। इसी के आधार पर साफ होगा
कि ये सिर्फ 2 लोग थे या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। सरकार और पुलिस की तरफ से आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर किसी को कोई संदिग्ध चीज़ दिखाई दे या लगे कि कोई खतरा है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। त्योहारों के बीच सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है, बड़े हादसे को टाला गया है और बाकी मामले की जांच पड़ताल लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो दिल्ली से ISIS मॉड्यूल के ये 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, इनसे पूछताछ की जा रही है और कोशिश यही है कि इनकी पूरी गैंग है या फिर ये दोनों ही एक अलग तरीके की योजना पर काम कर रहे थे, इसका भी पता लगाया जा सके। त्योहारों के बीच पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये दोनों ISIS मॉड्यूल से जुड़े हुए आतंकियों से कई और बड़े खुलासे भी पुलिस यहाँ पर करवा सकती है। तो लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के हत्थे ये 2 ISIS मॉड्यूल के आतंकी चढ़ गए हैं। अब पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों अकेले ही काम कर रहे थे या फिर इनके साथ पूरा एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। अब इन तमाम पहलुओं पर जांच एजेंसियां भी जुट गई हैं, जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है और कोशिश यही है कि त्योहारों तक किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहां पर सामने ना आए। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी सावधानी बरतें, किसी संदिग्ध वस्तु को छुएं ना और कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। उनकी जानकारी को भी गुप्त रखा जाएगा और पुलिस का सहयोग यहाँ पर लोग ज़रूर करें। वहीं तिब्बत के पास पेंगोंग झील और गार काउंटी के आसपास चीन ने LAC के नज़दीक नए एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स को बनाना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों ने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो जितनी शांत रहती हैं उतना ही गंभीर संदेश दे रही हैं। इन सुविधाओं में कमांड ब्लॉक, बैरक रडार, हथियार भंडारण और सबसे खास स्लाइडिंग छत वाले लॉन्च बे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर वाले वाहन छिप जा सकते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बे HQ-9 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए बनाए गए हैं ताकि मिसाइलें छिपाकर रखी जाए और ज़रूरत पड़ने पर छत खोलकर दाग दी जाए। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह कॉम्प्लेक्स न्यूमा एयरफील्ड के ठीक सामने और वास्तविक नियंत्रण रेखा से कुछ दर्जन किलोमीटर पर है। यानी सैटेलाइट इमेजनरी में दिखाई जा रही साइट सीधे तौर पर भारत के हवाई रक्षा समीकरण को चुनौती देती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की ढकी हुई लॉन्च पोजीशनें विरोधी हमले से बचाव और छिपे हुए स्ट्राइक करने की क्षमता दोनों को बढ़ाती हैं। चीन का निर्माण कार्य जुलाई में तेज़ी से चल रहा है और इससे क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन पर असर पड़ने का खतरा है। फिलहाल ये साफ है कि चीन अपनी हवाई रक्षा को मजबूत कर रहा है और इससे सीमाई इलाकों में तनाव और सतर्कता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसने भारत की चिंताओं को भी यहाँ पर बढ़ा दिया है। LAC के करीब मिसाइल बंकर चीन की तरफ से इनका निर्माण किया गया है और लगातार इन तस्वीरों से ये साफ है कि चीन अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है, जो कि भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि LAC पर इससे तनाव और सतर्कता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये चिंता की बात है क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मिसाइलों को छुपाने के लिए और मिसाइलों को रखने के लिए इन बंकरों का निर्माण किया गया है, जो कि समय आने पर चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और भारत के लिए एक बड़ा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है, जिसको लेकर अब भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।